सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे विद्यार्थी कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। चलते हैं, इनका पेपर है, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ा है पर्याप्त मात्रा में है, जो पिछला पढ़ा है वही रिवीजन कर लीजिए, आगे ज़्यादा नया कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है जी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रिय छात्र, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे पहला ही आपको जो दिया गया है ना जी, कविता पाठन से उद्देश्यम अस्ति। कविता पाठन का पढ़ाने का उद्देश्य है क्या? कविता रचना या नियम ज्ञानम, कि कविता रचनाया नियम ज्ञानम, कि कविता की रचना का नियम का ज्ञान कराना, या फिर कहते हैं प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति, या कविताया व्याकरणगत रूप ज्ञानम, या कवि विषयकम ज्ञानम। प्रिय विद्यार्थी ध्यान देना, मैंने आपको बताया है कविता प्रयोजन के संदर्भ में ना, मैंने आपको कविता का प्रयोजन के संदर्भ में चीजें बताई है। क्या बताई हैं आप ध्यान देना। यहाँ पर एक चीज कि ये क्या है, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, क्या है जी? प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति। बिल्कुल इसमें जिन्होंने कहा प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, एकदम राइट है, एकदम सही है, ठीक है जी। प्रशंसनम और आनंद प्राप्तिश्च, ये आनंद प्राप्ति किसका कीवर्ड है? तो कविता का है। काव्य, किसी भी काव्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा है तो हमेशा सही होता है, ठीक है जी। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्र, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर करना है कि छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावितमा योजना स्यात्। कहते हैं छात्रों की शब्दावली ज्ञान को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रभावितम योजना होती है? चलो बताओ, कौन सी प्रभावितम योजना होती, बताओ। प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, विपरीतार्थकानां पर्यायवाचिनां च शब्दानां स्मरणम, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, या प्रत्येक नवीन शब्दार्थम शब्दकोश परामर्शः। तो छात्रों के नवीन शब्दावली ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, प्रिय छात्र ध्यान देना, वह इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है? कहते हैं प्रत्येक नवीन शब्द के प्रयोग के साथ वाक्य का निर्माण, या फिर कहते हैं कि विपरीतार्थक और पर्यायवाची शब्दों का स्मरण, या संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ का अनुमान, या प्रत्येक नवीन शब्द के अर्थ का शब्दकोश का परामर्श। मैंने आपको बताया है कभी भी शब्दकोश की ज्ञान की वृद्धि में क्या आवश्यक होता है, या कभी कोई कठिन शब्द मिल जाए और उसको जो है, प्रिय छात्र, कठिन शब्द को आपको जानना हो उसके बारे में, तो छात्र क्या करेगा? अनुमान लगाएगा, और संदर्भ के अनुसार। तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सबने जो कहा है, कहते हैं क्या, प्रस्तुत संदर्भ, जो संदर्भ जिस विषय में जिस बात कही जा रही है उसमें आप अनुमान के माध्यम से शब्दावली ज्ञान को आप बढ़ाते हो, ठीक है जी। शब्दावली के ज्ञान को आप बढ़ाते हो, बिल्कुल आपका सी इज द राइट आंसर। करेंगे सारे सही, एकदम सी वाला एकदम राइट आंसर, एकदम सही कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं आगे। कोपी समस्या तो नास्ति अवगम्यते, समझ में आ रहा है ना कि छात्रों में शब्दावली ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम कौन सी प्रभावितम योजना है? तो कहते हैं आपका बिल्कुल और बिल्कुल सी वाला एकदम राइट है। फिर कहते हैं भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषानाम पश्येत, कि जो भाषा शिक्षक है वो छात्रों के दोष को देखता है। कैसे? छात्रों का जो दोष होता है, वही जो उसका त्रुटि होती है, उसको किस रूप में वो देखता है। हाँ जी, बताओगे? जितने विद्यार्थी हैं उत्तर करेंगे जी। छात्राणाम दोषाम पश्येत, छात्रों के दोष को वह देखता है किस रूप में? चलो जी बताओ। कह रहे हैं छात्र के संशोधन का संकेत के रूप में, अधिगम्य समस्या के रूप में, अधिगम्य बाधक के रूप में, अधिगम्य संकेत रूपेण, अधिगम के संकेत के रूप में, सीखने के संकेत के रूप में। छात्रों का दोष हम भाषा शिक्षक छात्रों में दोष किस प्रकार से देखता है? छात्र के संशोधन के संकेत के रूप में, कि छात्र का संशोधन का संकेत मिल रहा है, या अधिगम में समस्या के रूप में, या फिर कहते हैं अधिगमस से बाधक की अधिगम में बाधा के रूप में, या कहते हैं अधिगमस से संकेत रूपेण, या अधिगम में संकेत के रूप में, सीखने के संकेत के रूप में, है ना जी। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सारे विद्यार्थी बताएंगे जी कौन सा वाला सही है। चलो जी बताओ।
बताओ, कहते हैं यहां पर बिल्कुल जिन्होंने डी ही कहा है वो एकदम सही है। अगर कोई छात्र त्रुटि कर रहा है, कोई दोष कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है वो अधिगम के संकेत के रूप में होता है। किस में होता है जी? वो अधिगम के संकेत के रूप में होता है प्रिय छात्र, है ना जी। मतलब वो हमको ये संकेतित कर रहा है कि बालक सीख रहा है। ठीक है जी, आगे चलते, अधिगम कर रहा है। शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम निर्देशनाथ, कहते हैं शिक्षिका जो है खाद्य विषयक पाठ के पठनार्थम पढ़ने के लिए निर्देशन से पूर्व पहले स्व भोजन प्रवृत्ति विषय अपनी भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूहेषु वार्तालापम कर्तुम छात्राः निर्दिशति, समूहों में वार्तालाप करने के लिए छात्रों को निर्देश करता है। एवं सा किम करोति, इस प्रकार से वह क्या करता है, बताओगे सारे विद्यार्थी उत्तर करो। बताएंगे कि कोई शिक्षिका है वो खाद्य विषयक पाठ को पढ़ने के निर्देश से पहले खाद्य विषयक कोई पाठ है उसको पाठनार्थम होगा, पढ़ाने के निर्देश के पहले, निर्देश से पहले अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूहों में वार्तालाप करने के लिए छात्र निर्देश देती है। वह क्या करती है? पाठ्यस्य बोधपूर्वकम पठनार्थम तान समर्थन करोति, पाठ को बोधपूर्वक पढ़ने के लिए उनको समर्थ करती है। या कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थीनां जीवनानुभव से संबंधम स्थापयति, हम कहते हैं कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के जीवन के अनुभव के साथ उसका संबंध स्थापित करती है। तेषां भाषण कौशल से संवर्धनम करोति, उनके भाषण कौशल का संवर्धन करती है। पाठ से उच्चई पठनार्थम छात्रान् समर्थन करोति, पाठ का ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए छात्रों को समर्थ करती है। तो बताएंगे जी कौन सा वाला सही है। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जो विद्यार्थी उत्तर कर रहे हैं बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं ना जी। चलो जी बताओ, बिल्कुल यहां पर बताओ जी, पहले वो खाद्य विषयक किसी पाठ के बारे में पढ़ाना चाह रही है और पढ़ाने से पहले कह रही है कि जितने विद्यार्थी हो अपने अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में आप समूह में चर्चा कर लीजिए। तो आपको तैयार कर रही है ना, आपको जिस पाठ के विषय में जिस विषय में पढ़ाने जा रही है वो शिक्षिका, तो आपको बताना चाह रही है क्या कि कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के जीवन के अनुभव के साथ वह संबंध स्थापित कर रही है। हाँ, जो कक्षागत ज्ञान है वो खाद्य विषयक पाठ और वो जो विद्यार्थी के जीवन का अनुभव से उसका संबंध स्थापित कर रही है, जो अपने अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में वो चर्चा कर रहा है। ठीक है जी, ये जो क्रिया करा रही है वो इसीलिए करा रही है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? तो आगे चलें। अवगम्यते समझ में आ गच्छति नवा। फिर आगे चलते हैं विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, समझ में आ गया होगा। ये कहते हैं अधोलिखितेषु कतमः उक्ति उचितः, नीचे लिखी में से कौन सी उक्ति क्या है? उचिता मतलब उचित है। कस्याश्चित् भाषायाः ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्याः भाषाया व्यवहार, किसी भाषा के ज्ञान का नाम है कि उसका विभिन्न कि उसका जो है विभिन्न परिस्थितियों में उस भाषा का व्यवहार। या कस्याश्चित् भाषायाः ज्ञानम तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, कि उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान। कस्याश्चित् भाषायाः ज्ञानम तस्या शुद्ध व्याकरणस्य ज्ञानम, उसके शुद्ध व्याकरण का ज्ञान। कस्याश्चित् भाषा ज्ञानम तस्यां भाषायां लेखनस्य ज्ञानम, किसी भाषा का ज्ञान से क्या तात्पर्य है? कतमा उक्ति उचिता, कौन सी उक्ति उचित है? कि किसी भाषा का ज्ञान का नाम है विभिन्न परिस्थितियों में तस्या भाषाया व्यवहार, उस भाषा का व्यवहार। या कस्याश्चित् भाषाया ज्ञान तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, किसी भाषा के ज्ञान से तात्पर्य उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान। क्या किसी भाषा का ज्ञान का नाम उस शुद्ध व्याकरण का ज्ञान। ध्यान देना विद्यार्थी, यहाँ पर ए और बी में आप देखोगे तो भाषा ज्ञान का मतलब होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में उस भाषा का हम व्यवहार कर लें। या फिर कहते हैं कि उसके समस्त शब्दों सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर हालांकि जो आयोग ने कहा है आपका बी सही माना है, किसी भी शब्दों भाषा का ज्ञान का नाम होता उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान, किंतु हमारे अनुसार हमें ये लगता है, देखो
आयोग ने बी माना है तो आपको भी सही करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर भाई हम भाषा के संदर्भ में किसी भाषा के ज्ञान की बात करते हैं तो अनेक परिस्थितियों में उस भाषा का व्यवहार जो हम करते हैं, उस भाषा में जो व्यवहार करते हैं, है ना जी, तो ये उक्ति ज़्यादा उचित, दोनों बात तो दोनों सही है लेकिन सर्वोचित कौन सी है ये बात आ जाती है। तो हालांकि आयोग ने भी माना तो बी कर लो सही आप लोग, ठीक है जी, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं कि लेखन कौशल विकास समग्र शिक्षक मुख्यतया अवधारित, लेखन कौशल के विकास की समग्रता से शिक्षक मुख्यतः ध्यान कहाँ देता है? काल की मर्यादाम, सुंदर हस्ताक्षरम, व्याकरणम या भावाभिव्यक्ति। बताओ, लेखन कौशल, मैंने कौशल पढ़ाया है, कौशल बताया है ना जी, सारे विद्यार्थी बताएंगे। तो जो कौशलों से प्रश्न होगा विद्यार्थी, जो कौशल होगा उसमें एक चीज ध्यान देना, लेखन कौशल की विकास की समग्रता शिक्षक मुख्य रूप से अवधारित, शिक्षक मुख्य रूप से ध्यान देता है कहां पर? तो कहां पर ध्यान देता है बताएंगे सारे विद्यार्थी? वो मुख्य रूप से काल की मर्यादा, समय की मर्यादा पर, सुंदर हस्ताक्षर पर, व्याकरण पर, अभावाभिव्यक्ति। तो बिना सोचे समझे आपको जब लेखन कौशल की बात करते हैं, लेखन कौशल कैसा है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, और लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है भावों की अभिव्यक्ति, स्वविचाराणाम अभिव्यक्ति ही। तो डी इज द राइट आंसर, अपने विचारों की अभिव्यक्त करना। अगर आप लेखन कार्य करते हो तो क्या करते हो? अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हो लेखन के माध्यम से, है ना जी। जैसे आप किसी को पत्र लिख रहे हो, किसी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, किसी को पत्र लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थी कि आप जो है प्रिय छात्र अपने भावों की अभिव्यक्ति लिख रहे हैं, अपने भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो भी किसके माध्यम से? तो कहते हैं लेखन के माध्यम से। और लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विचाराणाम भावानाम अभिव्यक्ति ही अस्तु, विचाराणाम भावानाम अभिव्यक्ति के रूप में होता है, ठीक है। कर लो, डी वाला एकदम राइट, एकदम सही। कौनो समस्या तो नहीं ना जी? समझ में अवगम्य थे, समझ में आ रहा है ना? तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रिय छात्र जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, कहते हैं सुरेशः एकः भाषा शिक्षक, सुरेश एक भाषा शिक्षक है। सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुम निर्दिशति, वह छात्रों को एक गांव में भ्रमण करने के निर्देश देता है। तत्र आपणानाम, तत्र मतलब वहाँ, आपणानाम मतलब बाजार में, सूचना पट्टान, सूचना जो पट्ट होता है उस पर पठित्वा पढ़ करके उसके ऊपर विवरणम दातुम कथे, उसके ऊपर विवरण देने के लिए कहता है। एवं विधम गतिविधियां किम कथ्यते, इस प्रकार की गतिविधि क्या कहलाएगी? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे परियोजना कार्यम, पठनम, लेखनम, भाषणम। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। बताओ, एक भाषा शिक्षक, कैसा भाषा शिक्षक? वो अपने छात्रों को गांव में परिभ्रमण करने के लिए निर्देश देता है और वह बाजार में सूचना पट पर जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ करके उस पर विवरण देने के लिए कहता है। इस प्रकार का गतिविधि होती है परियोजना कार्य। कैसा कार्य है? परियोजना कार्य कहते हैं ना। ए इज द प्रोजेक्ट वर्क जिसको बोलते हैं ना, परियोजना कार्य यूं कह लो, प्रोजेक्ट वर्क जिन्होंने कहा है बिल्कुल सही है, एकदम राइट है ना जी। परियोजना कार्यम कथ्यते, कोई समस्या तो नास्ति, अस्तु। तो वो क्या है आपका? परियोजना कार्य के अंतर्गत आएगा। ए इज द राइट आंसर। समझ गए ना जी? कौनो समस्या तो नहीं गुरु है? इसी को क्या बोलते हैं जी? कहते हैं इसी को प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है जी। इसी को प्रोजेक्ट वर्क के नाम से भी जाना, मतलब वही अंग्रेजी है, परियोजना कार्य है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर विद्यार्थी आपको करना है, बताना है। कहते हैं अधस्तनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति, नीचे लिखे में ऐसे कौन श्रवण पूर्व गतिविधि है? चलो जी बताओ, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सब लोग उत्तर करेंगे ना जी। श्रवण पूर्व गतिविधि है कौन सी? ठीक है, नीचे लिखे, अधस्तनेषु मतलब नीचे लिखे में से ना, थोड़ा बड़ा कर ले। चलो जी बताओ, श्रवण पूर्व गतिविधि, श्रवण के पूर्व की गतिविधि है कौन सी, है ना जी। चलो जी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो सेट कर लेना भाई साहब। हाँ, तो चलो बताओ श्रवण पूर्व गतिविधि कौन सी है? कहते हैं परिच्छेद, परिच्छेद से भावम आदाय तद
तद्गत प्रश्नानाम उत्तरम लिखितुम छात्र निर्दिशति, कि किसी परिच्छेद किसी पैसेज के भावों को लेकर के उस पे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए छात्रों को निर्देश देते हैं। ये है श्रवण के पहले की गतिविधि। ये कहते हैं शिक्षकः प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय यतः किम जानन्ति इति प्रश्नम कुर्यात्। कहते हैं शिक्षक प्रस्तुत विषय के जीवन के अनुभव के प्रस्तुत विषय में जीवन के अनुभव के विषय में क्या जानते हैं, यह प्रश्न कुर्यात्, इस प्रकार का इति प्रश्नम कुर्यात् ऐसा प्रश्न करता है। परिच्छेदस्य विषय प्रश्नम परिच्छेद के विषय में वह प्रश्न करता है। शब्दान वाक्यांशान च समृद्धम तद उपरि पूर्व चर्चा कुर्यात्। शब्दों और वाक्यांशों से समृद्ध के हाँ जी, शब्द और समृद्ध वाक्यांशों के ऊपर पूर्व चर्चा करता है। तो श्रवण पूर्व गतिविधि किम कथ्यते, श्रवण सुनने के पूर्व की गतिविधि कौन सी होती है बताओ जी। तो कहोगे शिक्षक प्रस्तुत विषय पर जो है जीवन के अनुभव के विषय में वह क्या जानता है, इसके बारे में वह पहले क्या करता है, प्रश्नम कुर्यात्, बिल्कुल प्रश्न करता है। बहुत बढ़िया जी, जो भी जुड़े हैं उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं क्या, श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभाजयति। जो श्याम है वो कक्षा के छात्रों को युगलों में विभाजित करता है, मतलब समूहों में, दो के जोड़े में, पेयर में, ठीक है। हाँ, कह रहा है युगलेषु विभाजयति, प्रत्येकम युगलाय बोध पट्टद्वयम फ्लैश कार्ड, 2 फ्लैश कार्ड वितरित, मतलब वितरित करता है। अनंतरम उसके बाद सह तान ध्यान पूर्वकम पठित्वा, उसके बाद वह उसको ध्यान पूर्वक पठित्वा पढ़ करके तत्लेखितुम निर्दिशत, उसको लिखने के लिए निर्देश देता है। एवं सह किम कर्तुम प्रयतते, इस प्रकार वह क्या करने का प्रयास करता है बताओ। पारस्परिक संभाषणम, पारस्परिक श्रुतलेखनम, सामूहिक श्रुतलेखन या पारस्परिक पठनम, बोलो। जहां पर युगल में जो 2 जोड़े में बांट के ऐसा क्रिया कराया जाए तो मतलब 2 पेयर होगा, है। तो देखते हैं क्या है, 2 फ्लैश कार्ड माता गया है, अनंतर साहतान उसको ध्यान पूर्वक पढ़कर उसको लिखने के निर्देश देता है, तो वो क्या है, पारस्परिक संभाषण है, लिखने के लिए निर्देश दे रहा है, तो संभाषण तो हो, स्पीकिंग तो हो नहीं सकता है, श्रुत लेखन हो सकता, पठन भी नहीं हो सकता, तो 2 तो वैसे गलत कर लो, बीच के बी और सी बचा है, इसमें तो सामूहिक श्रुतलेख है या पारस्परिक श्रुतलेख है। पेयर कितना है, युगल में बटे हैं छात्र, प्रत्येकम युगलाय, 2 के पेयर में, 2 के युगल में बटे हुए छात्र, ठीक है जी। अब बताओ कौन सा सही। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, पारस्परिक श्रुतलेख है, सामूहिक श्रुतलेख है, पारस्परिक पठन है, माफ कीजिएगा, पारस्परिक संभाषण, बताओ जी। तो कहोगे ये म्यूचुअल डिक्टेशन है, क्या है, पारस्परिक वह श्रुत लेख होगा विद्यार्थी ना, क्योंकि युगल में ऐसे एक क्वेश्चन और भी आया है जहां युगल में छात्रों के युगल में बांटा जाता है, उनको एक स्वतंत्र रूप से पढ़कर लिखने का, या सुनते हैं फिर उसको वो लिखते हैं परस्पर, है ना, तो वो पारस्परिक श्रुत लेख कहलाता है। क्या कहलाता है, पारस्परिक श्रुतलेख कहलाता है। बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं जिन्होंने कहा है पारस्परिक श्रुतलेखनम। अस्तु, आगे आओ, अगला क्वेश्चन है, उत्तर करना है विद्यार्थी, सबको बताना है कौन सा सही है, ठीक है जी। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी कौन सा वाला ऑप्शन सही है। बताइए जी। केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति। कोई बाला जो है कक्षा में अवरोधन कारण, किसी अवरोधन के कारण से, और भयात मतलब डर के कारण से, ना वदन बोलता नहीं है, एतद अस्ति है। जब कोई बालक, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ना, जब कोई बालक क्लास में क्या होता है, अवरोधन के कारण से और भय के कारण से ना वदंती बोलता नहीं है, तो एतद अस्ति, तो यह क्या है बताए, कि जब कोई बालक कक्षा में अवरोधन के कारण और भय से नहीं बोलता है तो यह परिवेशीय बाधा है, सामाजिक बाधा है, शारीरिक बाधा या मनोवैज्ञानिक बाधा। भय और कक्षा में किसी अवरोधन के कारण से, अवरोधन क्या है, भय, मतलब वो भय के कारण से नहीं बोलता है। तो बोलो इसमें कौन सा सही है। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, है जी। चलो
सर्वे जना उत्तरम ददुः, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। परिवेशी बाधा है, सामाजिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक बाधा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, विद्यार्थी भय हो रहा है। क्या हो रहा है जी, तो इसमें वह भय हो रहा है ना। भय क्या है, कैसा कारण है, परिवेश का बाधा है, सामाजिक बाधा है, शारीरिक बाधा है, मनोवैज्ञानिक बाधा। अब कहेंगे नहीं नहीं भूत की बाधा है कोई ऊपरी बाधा है, नहीं जी। ध्यान देना, ये जो भय, हंसना, क्रोध, ये सब क्या है, ये मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं ना जी। तो बिल्कुल ये क्या है, आपका डी वाला एकदम राइट है, ये मनोवैज्ञानिक बाधा है। अगर कोई बालक कक्षा में अच्छी तरीके किसी भय से, मतलब मैथ वाले गुरुजी बहुत क्रोध वाले हैं, जैसे काट गया तो फटाक से स्वाहा कर देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो क्या होगा, बालक डर के मारे फिर नहीं बोलता है क्लास में, आता हुआ भी उसको आता रहता है तब भी नहीं बोलता है। तो ये क्या है, यही विद्यार्थी क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षक, कह रहे हैं शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षक, शिक्षार्थियों के त्रुटि संशोधन के लिए जो शिक्षक क्या करेगा, त्रुटि के संशोधन के लिए, ध्यान से बताना, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। जब त्रुटियों को संशोधन करना हो तो दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्र भर्सेत, दोष की पुनरावृत्ति के कारण से छात्र की भर्त्सना करेगा। या छात्रान प्रोत्साहितुम आशावादी प्रवृत्तिम धारित, कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आशावादी प्रवृत्ति को धारण करता है। या छात्राणाम दोषान अधोरेखांकितान कुर्यात, अधोरेखांकितान कुर्यात है, कि छात्रों के दोष को अधोरेखांकित करते हैं, मतलब जो छात्रों को दोष है वहां पे इसे रेखांकित कर देते हैं। या छात्र से प्रत्येकम दोष से संशोधनम कुर्यात, कि छात्र के प्रत्येक दोष का संशोधन करता है। बताओ, शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये त्रुटियों से प्रश्न है और त्रुटियों के विषय मैंने भी बताया है और आपने समझा भी बढ़िया है, उत्तर भी आप अच्छा ही करते हैं। तो बताओ, त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा वाक्य इसमें कथन सही है, चलो बताओ, कौन सा कथन ज़्यादा सर्वोपयुक्त है, बढ़िया है। सारे विद्यार्थी बताएंगे जी, कौन सा वाला सबसे बढ़िया है, उपयुक्त है, चलो बताएंगे सारे विद्यार्थी। चलो जी, ध्यान देना एक चीज, कि कभी भी जो शिक्षार्थी का तो उसको भर्त्सना नहीं करेंगे, बेचारा वैसे डर जाएगा ना। कभी भी उनकी त्रुटियों को रेखांकित नहीं करना है, कि और कभी भी उनकी त्रुटियों के ऊपर रेड पेन, रक्त वर्ण की पेन नहीं चलाना है उनकी त्रुटियों के ऊपर, ये सब गलत माना जाता है। ठीक है, कभी भी त्रुटियों पे रक्त वर्ण की पेन नहीं चलाओगे, मतलब लाल पेन से उसको हाईलाइट नहीं करोगे, उसको रेखांकित नहीं करोगे और तुरंत प्रत्येक दोष का संशोधन नहीं करोगे। ठीक है जी, तो आप करोगे क्या, या तो संदर्भगत उसको अनुमान लगाने के लिए बोलोगे, या फिर कहोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो छात्रान प्रोत्साहित करने के लिए आशावादी प्रवृत्ति को धारण करेंगे। मतलब कि उनसे कहेंगे कोई बात नहीं, आप आशा रखिए, मतलब आप जो है आगे बहुत बढ़िया करेंगे, आगे और अच्छा करेंगे, इस टाइप से कहकर उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। एक आशावादी मन, उसके मन में एक आशावादी प्रवृत्ति को धारण कराते हैं कि आप बेहतर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, कि ये बाधा के रूप में है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिय छात्र ध्यान देना, त्रुटियों से संबंधित प्रश्न होता है तो 2-3 कॉन्सेप्ट बनाए रखना, जो कि पेपर में आया है, मैंने आपको बताया भी है, कई जगह प्रैक्टिस के दौरान मैंने आपको चर्चा में लाया है और बताया है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो यहां पर बी वाला सही कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रिय छात्रों, पठनम नाम किम, चलो भाई पठनम नाम किम बताओ। पठनम नाम, पठन कौशल, ठीक है। पठनम नाम किम, पठन क्या है बताओ। अक्षराणाम शब्दानाम च कूट ज्ञानम, अक्षर और शब्दों का कूट का ज्ञान। संपूर्ण शब्दावल्या अधिगम, संपूर्ण शब्दावली का अधिगम। भाषाधिगम अर्थकरणम। बताओ जी, पठनम नाम किम, पठन क्या होता है। पठन तो आप जानते हैं, बढ़िया जानते हैं, पठन क्या होता है प्रिय छात्र, चलो बताओ, उत्तर करो।
पठनम नाम किम, पठन होता क्या है? अक्षरों और शब्दों का कूट ज्ञान होता है, संपूर्ण शब्दावली का अधिगम होता है, भाषा का अधिगम होता है। तो कहते हैं पठन कौशल का मतलब होता है अर्थकरणम, अर्थाधिगमनम है, अर्थ को जानते हुए पढ़ना, ठीक है नहीं? तो कहते हैं डी वाला एकदम राइट आंसर है आपका, डी वाला एकदम राइट, अर्थकरणम। पठनम नाम किम, तो कहोगे ये अर्थकरणम। समझ गया? आई बात गई समझ में? तो ये है अर्थकरणम। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आदौ, नियम ज्ञान में आदि लिखा हुआ है। आदौ बड़ा ही कर देते हैं। कहते हैं आदौ नियम ज्ञानम, पहले नियम का ज्ञान कराते हैं ना। चलो बताओ, कहते हैं आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इत इति व्याकरणम अस्ति, यह व्याकरण का है कौन सा? बताओ। आदौ नियम ज्ञानम, पहले नियम का ज्ञान होता है, उसके बाद आदौ नियम अनंतरम तस्य उसका प्रयोग होता है, यह व्याकरण है। अवरोहात्मक व्याकरणम है, डिडक्टिव ग्रामर है, नवीन व्याकरण है, व्याख्यानात्मक है या आरोहात्मक? चलो बताओ, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। पहले आदौ मतलब क्या होता है? पहले, शुरुआत में, सबसे पहले क्या करते हैं? नियम का ज्ञान होता है। उसके बाद क्या करते हैं विद्यार्थी? यहां पर आप देखते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रयोग होता है व्याकरण में। ये बताओ क्या है? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हों। सबका बताओ कि व्याख्यानात्मक व्याकरण है ये, है व्याख्यानात्मक व्याकरण है, या फिर यूं कह लो, थोड़ा सा रुकेंगे भाई, जल्दी तो पानी। बोलो, नियम पहले उसका प्रयोग बाद में, नियम पहले प्रयोग बाद में, नियम से प्रयोग, मतलब वही उदाहरण, ठीक है जी। अगर नियम पहले बताया जा रहा है तो ये कौन सी विधि होती है? निगमन होती है। कौन सी होती है? निगमन होती है। और यहां पर ये है तो ऑप्शन ए, ये अवरोहात्मक निगमन, डिडक्टिव ग्रामर, ठीक है जी, एकदम सही है, निगमन। अब एक चीज याद रखना कि अवरोहात्मक व्याकरण का दूसरा नाम क्या होता है? निगमनम, ठीक है जी। क्या होता है जी? निगमनम। और उसी का एक है डी, आरोहात्मक, मतलब क्या होता है? आगमन। क्या होता है जी? आरोहात्मक का मतलब होता है आगमन। कहीं पर ऐसा लिखा आरोहात्मक विधि लिखा है तब भी समझ जाना, ठीक है। आरोहात्मक और अवरोहात्मक, और इसी आगमन को ही अधिष्ठापन विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं किस नाम से जी? अधिष्ठापन विधि के नाम से जानते हैं। तो कर लो सारे सही, है ना जी। फिलहाल यहाँ पे ए सही है ना जी, बाकी सब क्या है? गलत है। ए इज द राइट आंसर। सारे विद्यार्थी कर लेंगे सही, ठीक है जी। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्र जितने लोग जुड़े हैं बहुत स्वागत है। शिक्षिका स्वकक्षाया बालान युगलेषु विभाजयति। शिक्षिका जो है अपने क्लास में क्या करती है? थोड़ा सा छात्रों को युगलों में विभाजित करती है, जोड़ों में। चलो जी बताओ, हैं बताएंगे सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं, कि छात्रों को अपनी कक्षा में वो बालकों को युगलों में विभाजित करते हैं। फिर सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे।
चलो बताओ, अपनी कक्षा को बालक क्या युगलों में, किसमें, युगल में मतलब जोड़ों में विभाजित करता है। तान युगलान, उस युगल में से स्व स्व पुस्तिका नाम विनिमयम कृत्वा, अपनी अपनी पुस्तिका का विनिमय करके क्या निर्देश के अनुसार संशोधनम कर्तुम, सूचित संशोधन करने के लिए सूचित करती है। एवं सा किम कर्तुम इच्छति, वह शिक्षिका क्या करना चाहती है। जैसे दुठु विद्यार्थी रमेश हैं महेश हैं, रमेश और महेश, समझे ना विनोद, मतलब समझे ना जी, मतलब विनोद है महेश है, रमेश है सुरेश हैं। अब दो युगल है, दो युगलों में विभाजित किया है। अब कहें स्व स्व पुस्तिका नाम विनिमयम, अपनी अपनी पुस्तक का विनिमय, मतलब ये जो रमेश हैं अपनी पुस्तक महेश को देंगे और महेश अपनी पुस्तक रमेश को देंगे। विनिमयम कृत्वा, निर्देश के अनुसार संशोधन कर, तुम सोच पे एक दूसरे का वो संशोधन करते हैं। जैसे आपने कुछ लिखा पढ़ा जाना तो अपना पीयर उसको ना, उसको एक दूसरे को देकर कि आपकी कॉपी हम देखेंगे, हमारी कॉपी आप चेक कीजिए ना, तो ये कराया जा रहा है। तो यह क्या करने चाह रही है शिक्षिका, तो बोलो शिक्षिका क्या करना चाह रही है। उत्तर करेंगे सारे, कहते हैं वो समकक्षीय मूल्यांकन होगा, पीयर असेसमेंट होगा, या सामूहिक मूल्यांकन होगा, संशोधन होगा, स्वयं मूल्यांकन होगा। अब तो आप समझ गए होंगे पेयर असेसमेंट होता है वो समकक्षीय मूल्यांकनम अस्ति, है ना जी। क्या बोलते हैं उसको, समकक्षीय मूल्यांकन। एक ही क्लास का बालक हैं, दोनों युगल हैं, जोड़े हैं। अब उसमें एक दूसरे के पुस्तिका को लेकर वो संशोधन करते हैं, संशोधित करते हैं। तो ये क्या है, ये कहलाएगा आपका पीयर असेसमेंट, या यूं कह लो समकक्षीय मूल्यांकन अस्तु। कॉपी समस्या तो नास्ती, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं, ए वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला है, प्रिय छात्र ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु, मूल्यांकन के समय में नीचे लिखे में से कस्मिन् विषय शिक्षक से ध्यानम स्यात्, कि मूल्यांकन के समय नीचे लिखे में से किसमें, कस्मिन् विषय, किस विषय में शिक्षक से ध्यानम स्यात्, किस विषय में शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। सारे विद्यार्थी बताएंगे, कहेंगे धारा प्रवाही वक्तृभिः सह तस्य छात्र से विकास से तुलना, कि धारा प्रवाही वक्ता के साथ साथ वक्ता के साथ वक्तृभिः वाणी के साथ साथ छात्र के विकास की तुलना। कहते हैं सृजनात्मक लेखकई सह तस्य छात्र से विकास से तुलना, कि सृजनात्मक लेखकई सह सृजनात्मक लेखक के साथ छात्र के विकास की तुलना। एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासे सह तुलना, एक छात्र के विकास की अन्य छात्र के विकास के साथ तुलना। कभी भी ये काम तो बिल्कुल करना नहीं है, किसी एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र से करना गलत माना जाता है, ऐसा कभी नहीं करना है। एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थिति साथ तुलना, कि भाई जब हम किसी मूल्यांकन कर रहे हैं किसी छात्र का, तो एक शिक्षक के रूप में हम कहाँ पर ध्यानम स्यात्, कहाँ पर हमारा ध्यान होगा, कि आपका डी ऑप्शन एकदम राइट है, कर लो सही। क्यों, क्योंकि एक छात्र के विकास और उसकी पूर्व स्थिति की तुलना करते हैं। क्या, कहाँ ध्यान देते हैं जी, कि आपका जैसे मैं मूल्यांकन करूं, कि जैसे जितने विद्यार्थी हैं पहले इतना बढ़िया उत्तर नहीं कर पाते थे या इतना अच्छा नहीं सही कर पाते, लेकिन अब मैं देखता हूं बहुत परिमार्जित हैं आप, पहले से बढ़िया आप उत्तर करते। तो आपका अगर हम मूल्यांकन करें तो ये भी देखेंगे ना कि छात्र का अभी विकास कितना हुआ, कितना बढ़िया वो सीखा है, जाना है, और उसकी पूर्व स्थिति क्या थी उसके साथ तुलना करके उसका हम मूल्यांकन करें कि आखिर कितना वह सीख पाया है ना जी, कि कितना वह सीख पाया है। प्रिय छात्र बिल्कुल राइट है, एकदम सही है जिन्होंने कहा है डी, डी इज द राइट आंसर। सारे विद्यार्थी सही कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पठन समय अधस्तेन कस्य महत्वम सर्वाधिकम। कहते हैं पढ़ते समय पठन में, पठन समय अधस्तन कस्य महत्व सर्वाधिकम, पठन समय में नीचे लिखे में से किसका महत्व सबसे ज्यादा है। उच्च स्वरेण पठनम, पठनम ऊंचे स्वर में पढ़ना, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ के अर्थ का अवगमन, पाठस्य प्रत्येक के शब्द से पढ़ना, पाठ के प्रत्येक शब्द का पढ़ना, धारा प्रवाहण पठनम, धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ना। पठन के समय सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्व किसका होता है। पठन कौशल अगर आपने पढ़ा है, पठन कौशल आपने देखा है, तो उत्तर एकदम लल्लन टाप करेंगे, सही करेंगे। सारे छात्र बताएंगे जी कौन सा वाला सही है। पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, किसका महत्व सबसे ज्यादा है, बताओ उत्तर करो। ऊंचे स्वर में पढ़ना,
पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ के अर्थ का अवगमन करना, पाठस्य प्रत्येक शब्द से पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना, धारा प्रवाहेण पठनम, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना। तो बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो जी, कौन सा सही है? हमेशा पठन कौशल में जब बात आए तो पाठस्य अर्थस्य अवगमनम ना एकदम सही है बी, बाकी सब है गलत। कि पढ़ते समय सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है किसी पाठ, जब हम पठन कौशल की बात करते हैं, पढ़ने में हमेशा अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना, अर्थ को जानते हुए सुनना, अर्थ का अवबोधन, अर्थ का ग्रहण करते हुए पाठ्य वस्तु को पढ़ना चाहिए, ठीक है, पठन करना चाहिए। तो बिल्कुल जिन्होंने कहा है बी, तो बी वाला एकदम सही है, बाकी सब हैं गलत। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षा क्रियते। अब इसको तो बताना नहीं है, आप लोग निदान तो बहुत बढ़िया करते हो ना जी, उपचार भी बढ़िया कर लेते हो, हैं? चलो जी, हमारे डॉक्टरों, संस्कृतार्थियों, बोलो निदान परीक्षा क्रियते किया जाता है किसके द्वारा? देखते हैं। रचनात्मक परीक्षा कृत्य, रचनात्मक परीक्षा के लिए, सतत परीक्षा के लिए, विद्यार्थी नाम स्तरम, विद्यार्थी के स्तर को जानने के लिए, अंतिम परीक्षा के लिए। तो चलो जी अंतिम परीक्षा के लिए फिलहाल निदान परीक्षा, मतलब सत्रांत वाला जो परीक्षा होती है, कोई और अंतिम परीक्षा मत समझ लेना, है ना जी सारे विद्यार्थी। चलो बताओ निदानात्मक परीक्षा बताओ किस लिए की जाती है? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हुए हो बताओ, है ना जी, बताते रहो, कहते रहो कौन सा सही है ना जी। ये तो सब जानते हैं कि भाई जो निदान होता है वो कारण जानता है ना, वो कारण को पहचानता है, समझता है। प्रिय छात्र, यहाँ पर अगर आप कहोगे, आप बात करोगे तो क्या कहोगे? तो भाई रचनात्मक बिल्कुल नहीं, पर सतत परीक्षा भी नहीं, ये अंतिम परीक्षा भी नहीं होती। विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए, कारण कि भाई कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक अभी नहीं सीखा है, इस स्तर को जानने पहचानने के लिए विद्यार्थी हम क्या करते हैं? विद्यार्थियों को निदानात्मक परीक्षा करते हैं ना जी, इसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षा, या विद्यार्थी को स्तर को जानने के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्रियते अस्तु विद्यार्थी नाम स्तर। और जब कहीं पर कहीं कारण हो, कहीं लिखा हो कारण, कारण का मतलब निदान, और जहाँ कहीं लिखा हो कि उसकी कारण को दूर कर दिया गया या उपचार, तो वो उपचारात्मक परीक्षा के अंतर्गत आती है, परीक्षण के अंतर्गत आती है ना जी। आगे चलिए, आगे देखते हैं। प्रिय छात्र, विद्यार्थी केंद्रित भाषायाः कक्षा सा वर्तते यस्याम। चलो जी देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें, ठीक है। आओ, विद्यार्थी केंद्रित भाषा या कक्षा, विद्यार्थी केंद्रित भाषा की कक्षा में सावर्तते वह होती है यस्याम, जिसमें विद्यार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित भाषा की कक्षा वह होती है जिसमें शिक्षक से कथन से समयावधि न्यूनाति न्यूना, कि इसमें शिक्षक के कथन की समय की अवधि न्यूनाति न्यूना, कम से कम होती है, तथा छात्राणाम समयावधि कथन से अधिकाधिका वर्तते, तथा छात्रों के बोलने के, कहने की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वह अधिक से अधिक होता है। विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षा या एवं वैशिष्ट्यम, विद्यार्थी केंद्रित मतलब छात्र केंद्रित भाषा की कक्षा की इस प्रकार की वैशिष्ट्यम विशेषता अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थिता भवति, नीचे लिखी में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए कहता है शिक्षका तथा विध मार्ग से अवलंबनम कुर्यात्, कि शिक्षक जो है उस प्रकार के मार्ग का अवलंबन करता है, ये जिसमें छात्रा घूमते सम, कैसे घूमते लिखा जी, सम स्वयमेव ज्ञानम, घूमते हुए या भ्रमणम करते, भ्रमणम करो कुर्वन्, भ्रमण करते हुए स्वयमेव ज्ञानम प्राप्त प्रोत्साहित हो, कि भ्रमण करते हुए स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, है ना जी। या फिर कहते हैं कि शिक्षक लक्ष्य भाषाया यथा संस्कृत से मातृभाषायाम असंतुष्ट अनुवादम कुर्यात्, बिल्कुल गलत है भाई, ये छात्र केंद्रित शिक्षा बिल्कुल नहीं। छात्राणाम सौकार्यार्थम शिक्षक प्रतिवाक्यम पाठस्य व्याख्यानम कुर्यात्, अरे कहाँ से आ गया भाई, व्याख्यानम कुर्यात्, बिल्कुल गलत है, व्याख्यान नहीं। छात्राः समस्या ना अनुभवन्तु, छात्र समस्या का अनुभव नहीं करते हैं, इति मत्वा, ऐसा मानकर शिक्षक प्रश्नानाम उत्तराणि लेखित, शिक्षक जो है प्रश्नों के उत्तर लिखेगा, ये भी गलत है। प्रिय छात्र, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, शिक्षक उसी विधि प्रकार के मार्ग का अवलंबन करता है जिसमें छात्र स्वयं से ज्ञान को प्राप्त करने में प्रोत्साहित हो। हमेशा शिक्षक जो है ऐसे मार्ग का अवलंबन करता है
सहारा लेता है, जिसमें कि छात्र स्वयमेव ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहिता भवेयुः, जिसमें छात्र स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त करने में प्रोत्साहित होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने जिन्होंने कहा है ए, एकदम राइट है, एकदम सही है। सारे विद्यार्थी सही कर लो ना, ए वाला राइट है, ए इज द राइट आंसर कर लो सारे विद्यार्थी सही। ठीक है जी, करते रहो उत्तर फटाफट। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, आपका स्क्रीन पर है। थोड़ा सा आज, हाँ चलो आज हम इस पर चर्चा भी कर लेंगे। भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूप से होती है मौखिकी, लेखा, चित्रात्मिका, लिखिता, दृश्य है। भाषा मुख्य रूप से होती है। तो चलो बताओ मुख्य रूप से भाषा कैसी होती है। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सारे विद्यार्थियों का। बताएंगे तो मौखिकी, लेखा, चित्रात्मिका, उत्तर कीजिए सारे विद्यार्थी, थोड़ा सा उत्तर करेंगे कौन सा सही है। चलो जी बताओ कौन सा वाला आंसर सही है। मौखिकी, लेखा, चित्रात्मिका, लिखता है या फिर दृश्य, कौन सा सही है। उत्तर करेंगे सारे विद्यार्थी कौन सा वाला ऑप्शन सही है जी। उत्तर करते रहे, बताते रहे। प्रिय छात्र ध्यान देंगे, ये आपकी बात सही है मौखिकी, और सारे विद्यार्थियों ने यही कहा है भाषा मुख्य रूप से मौखिकी होती है। ठीक है जी, पहले मौखिकी उसके बाद लिखित रूप में आती है जी। शिक्षक छात्रेभ्यः सहपाठस्य कार्य दत्वा, शिक्षक छात्रों के लिए सहपाठ कार्य दत्वा दे करके कक्षा में विभिन्न समूहेषु तान उपवेशयति। शिक्षक जो है छात्रों के लिए सहपाठ का कार्य दे करके कक्षा में विभिन्न समूहों में तान उपवेशयति, उनके विभिन्न समूहों में उनको उपवेशयति मतलब बिठाते हैं। सहसा एकः अचानक एकः अभिभावकः, अचानक एक अभिभावक तत्व परिभ्रमण समय छात्रान समूहेषु उपविष्टान है। तो वहाँ पर परिभ्रमण समय घूमते हुए छात्रान को छात्र के समूहों में उपविष्टान पश्यति, छात्रों को समूह में बैठे हुए देखता है। शिक्षकम च समूहानां मध्ये चलंतम पश्यति, और शिक्षक को समूह के मध्य में चलंतम चलते हुए देखता है। एवं स्थिति दृष्टवा, इस प्रकार की स्थिति को दृष्टवा देख करके सह असंतुष्टः सन किम कुर्यात्, वह असंतुष्ट होकर वह किम कुर्यात् क्या करेगा। बताओ जी कि अभिभावकः स्व संतानस्य विभागम परिवर्तयितुं प्राचार्य समीपे निवेदन कुर्यात्, वह अपने संतान की, अपने पुत्र की विभाग को परिवर्तित करने के लिए प्राचार्य के समीप निवेदन करेगा। या फिर अभिभावकः तस्मात् विद्यालयात् बालान् प्रत्याहरेत्, कि अभिभावक तस्मात् उस विद्यालय से बालक को प्रत्याहरित निकाल लेगा। या अभिभावकस्य शिक्षके विरोध प्राचार्य प्रति निवेदनम, कि अभिभावक का शिक्षक में विरोध प्राचार्य के प्रति निवेदन करेगा, शिक्षक का विरोध लेते हुए प्राचार्य के प्रति निवेदन करेगा। या फिर कहते हैं, है ना जी, कहते हैं अभिभावकस्य शिक्षके विश्वासः स्यात्, कि अभिभावक का शिक्षक पर विश्वास है, तथा कि और शिक्षकेन सह तत् समस्या विषय वार्ता कुर्यात्, और शिक्षक के साथ वह उस समस्या के विषय में वार्ता करेगा। बिल्कुल एकदम कह रहे हैं सीधे सीधे कि भाई कोई शिक्षक छात्रों के लिए एक कार्य देता है और समूहों में बिठाता है उसमें, और अचानक से एक अभिभावक वहाँ से घूमते हुए निकलता है, छात्र को समूहों में उपविष्टान पश्यति, छात्र को समूह उपविष्टान मतलब बैठे हुए पश्यति देखता है। शिक्षक समूहों के मध्य में चलते, शिक्षकों को समूह के मध्य में ऐसे ऐसे चलते हुए भी देखता है। तो कहते हैं इस एवं स्थिति दृष्टवा साथ, और ऐसा देख करके वह असंतुष्ट हो जाता है कौन, अभिभावक। अब वह क्या करेगा बताओ। तो चलो बताओ क्या करेगा, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। चलो बताओ जी वो क्या करेगा, चलो बताओ। कहते हैं कि वह अभिभावक के ऊपर उसका विश्वास है और शिक्षक के साथ उससे संबंधित वह वार्ता करेगा। ठीक है, तो डी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, कर लेते हैं सही, एकदम राइट आंसर है, एकदम लल्लन टाप सा उत्तर है जिन्होंने कहा है। ठीक है जी, तो बस आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखते हैं प्रिय छात्र, है ना जी, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपसे बता दूं कि जो छात्र अभी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी आशीर्वाद है ना जी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हो
जो आप परीक्षा देने जा रहे हो ना जी, तो आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें, आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें, यही अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। प्रिय छात्रों, और आपसे भी यही है कि कभी जब आप जो परीक्षा देने जा रहे हो पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोयोग के साथ देंगे। बिल्कुल कुछ ज़्यादा नया आपको नहीं पढ़ना है, आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है, उसी को पुनः पुनः थोड़ा देख लेना है, बैठते हुए उठते हुए थोड़ा देख लेना है, और जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं, है ना जी, वो सारी चीज़ें आप अपना एक जो भी फोटो वगैरह जो भी उसमें मैंने अभी देखा भी नहीं है, मैं थोड़ा देख के आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। बाकी जो है एडमिट कार्ड में पीछे सब लिखा हुआ है, अपनी फोटो, आधार कार्ड या कोई एक पहचान पत्र आपका होना चाहिए, सब चीज़ें आज रात में ही, जिनका कल पेपर होगा रात में ही एक जगह बना के रख लेना, ठीक है जी। उसके बाद ताकि सुबह, ताकि जल्दी जल्दी में कुछ इधर उधर छूटे ना, और जब वहाँ परीक्षा देना लैंग्वेज को विशेष ध्यान देना कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में क्या फिल किया है, सेकंड लैंग्वेज में वो आपके हो सकता है एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान देते हुए छोटी छोटी चीज़ों को तब आप प्रश्न पत्र करेंगे, है ना जी। बस आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जाके एग्जाम दे के आए अच्छा से। ऑल द बेस्ट, शुभम भूयात सर्वदा। धन्यवाद, शुक्रिया।